ताई की बेटी का रिश्ता देखने कमिश्नर आ रहा था। मैं इनके घर में नौकरानी बनकर काम करती क्योंकि यतीम थी। ताई की बेटी नफरत से बोली, आज खाने में कोई कमी ना रखना वरना हशर बिगाड़ दूंगी। जैसे ही कमिश्नर आया, खाना खाते हुए पानी मांगा। मैं जल्दी से किचन से निकली। मैंने फटे कपड़े पहने थे, हाथ में पानी था। अचानक पानी इसकी कमीज पर गिरा। ताई ने थप्पड़ मारा तो कमिश्नर गुस्से से उठा और कहा, मुझे इस लड़की से शादी। मेरा नाम रेमोना है। मेरे माँ बाप बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, इसलिए बचपन से ही मैं अपनी ताई अम्मी के घर पलती रही। इनके अपने भी बच्चे थे, मगर इनमें से सोनिया इनकी आंखों का तारा थी। ताई अम्मी इससे ऐसे प्यार करती थी जैसे वो इनकी पूरी दुनिया हो। इसकी जरा सी चाहत पर भी वो जान निछावर कर देती थी। लेकिन जहाँ सोनिया के लिए इनके दिल में बेपनाह मोहब्बत थी, वही मेरे लिए एक लम्हे की नरमी भी नहीं थी। वो मुझे अपने घर की बेटी के बजाय एक मुलाजिमा की तरह समझती थी। मैं सुबह से शाम तक घर के कामों में जुटी रहती। बर्तन साफ करती, कपड़े धोती, झाड़ू पोछा करती, खाना पकाती, मगर कभी किसी ने मेरे माथे पर प्यार से हाथ रखकर ये नहीं कहा कि शाबाश रेमोना, या बैठी जाओ, थक गई होगी। ऐसा लगता था जैसे मेरी थकान मेरी जरूरतें और मेरे जज्बात इनके नजर में कभी थे ही नहीं। 8 साल इसी तरह गुजर गए। इन सालों ने मुझे मेहनत करना सिखाया, खामोशी से सहना सिखाया और दिल के जख्म छुपाकर मुस्कुराना भी सिखा दिया। इसी घर की 4 दीवारी में मैं बच्ची से लड़की और फिर जवानी की दहलीज तक पहुंच गई। मेरे वजूद में जवानी ने जब कदम रखा तो दिल में भी कुछ ख्वाब जागने लगे। वो ख्वाब जो हर लड़की देखती है, लेकिन मैं खूब जानती थी कि यह ख्वाब मेरे मुकद्दर का हिस्सा नहीं बन सकते। अल्लाह ने मुझे खूबसूरती से नवाजा था। मेरा रंग दूध जैसा सफेद था। मेरी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी कशिश थी और मेरे नखुश इतने नाजुक थे कि अक्सर लोग देखकर चौंक जाते थे। मगर खूबसूरती का क्या फायदा जब जिंदगी खुद ही हसीन ना हो। अक्सर रातों में सोचती कि काश मेरा भी कोई होता जो मुझे देखकर मुस्कुराए, मेरा दुख समझे। लेकिन मैं अपनी किस्मत से वाकिफ थी। इस घर में मेरे लिए ख्वाब देखना भी एक गुनाह था। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी रोशनी जो गैर इरादी तौर पर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती थी। कद मेरा दरमियाना था, लेकिन मेरे चलने फिरने और बात करने में यह खामोश सा वक़ार झलकता था। मैं दूसरों की निस्बत ज्यादा समझदार और बाहोश थी। अगरचे मेरी तालीम तो बचपन में ही ताई अम्मी ने ख़त्म करवा दी थी, मगर मैंने खुद अपने शौक से बहुत कुछ सीख लिया था। मैं किताबों की दीवानी थी। अक्सर छुपकर सोनिया के पुराने नोट्स पढ़ लिया करती या अखबार के फटे पुराने सफ़े संभाल कर रखती और इन्हीं से इल्म हासिल करने की कोशिश करती। मेरे अंदर जानने, समझने और सीखने का जुनून था, मगर ताई अम्मी को यह सब सख्त नापसंद था। वो हमेशा तंज़े लहजे में कहती थी, नौकरानियों को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती, इनका काम सिर्फ झाड़ू लगाना और बर्तन मांजना है, इल्म से हाथ नरम पड़ जाते हैं। इनके इन अल्फाज में एक अजीब सी तलखी होती थी जो मुझे रोज अपने मकाम का एहसास दिलाती थी। दूसरी तरफ सोनिया की जिंदगी पूरी तरह मुख्तलिफ थी। इसकी तालीम पर पैसा ऐसे बहाया जाता जैसे कुएं से पानी निकाला जा रहा हो। इसके लिए खास कपड़े सिलवाए जाते, चमकते हुए जूते लाए जाते और इसके कमरे में रंगों और खुशबुओं की भरमार होती। खुशबूदार तेल, महके हुए शैम्पू, महंगे परफ्यूम, हर सहूलत इसकी दहलीज पर मौजूद थी। और मैं तो बस पुराने कपड़ों में लिपटी इसके इशारों पर चलने वाली एक साया बनी रहती। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब कभी हम दोनों एक साथ खड़ी होती, मैंने बारहा महसूस किया कि मेरी साकी इसकी चमक धमक पर भारी पड़ जाती है। वो चाहे कितनी भी तैयार क्यों ना हो, मेरे पुराने लिबास में छुपी मासूमियत और फितरी खूबसूरती के सामने इसका बनाव सिंगार फीका ही लगता। शायद यही वो चीज थी जिसने इसके दिल में मेरे लिए एक नाखत्म होने वाली जलन पैदा करती थी। वो कभी खुलकर नहीं मानती, मगर इसकी नजरों में छुपी चुभन में साफ पड़ती थी। रहा सवाल मेरे ताया अब्बू का, तो इनका रवैया भी मेरे लिए कुछ खास न था। वो ज्यादा वक्त कारोबार में मसरूफ रहते और घर के मामलात में कम ही दिलचस्पी लेते। मुझसे इनका ताल्लुक बस इतना था कि कभी कभार मुझे देखकर 2 जुमले कह देते, काम दिल लगाकर करना बेटा। लेकिन इन लफ्जों में वो गर्मी, वो अपनायत कभी नहीं होती थी जो एक यतीम बच्ची को तसल्ली देने के लिए काफी हो। मैं इन्हें देखकर हमेशा सोचती कि शायद मेरे लिए मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ नाम की चीजें दुनिया में कहीं लिखी ही नहीं गई। ताई अम्मी ने मुझे हमेशा अपने घर की एक मुलाजिमा की तरह ही रखा था।
इनकी नज़र में मैं कोई फर्द खाना नहीं बल्कि बस सोनिया के आसपास घूमता हुआ एक साया थी जो हर वक्त किसी न किसी काम में झुकी रहती थी। कभी कभी मुझे अपने अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होती, यूं लगता जैसे मेरा वजूद बेमकसद सा हो गया है। मैं अक्सर सोचती कि आखिर मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। क्या मैं हमेशा यही दिन रात काम करती रहूंगी? क्या मेरे हिस्से में कभी कोई खुशी आएगी भी या नहीं? इसी घुटन से बचने के लिए मैं कभी कभार घर के पीछे बनी गरीबों की झोपड़ियों वाली बस्ती में चली जाया करती। वहां के छोटे छोटे बच्चों के चेहरे देखकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने ठंडा हाथ रख दिया हो। वो बच्चे नंगे पांव मिट्टी में हंसते खेलते थे। इनके कपड़े चाहे जितने भी पुराने और फटे हुए हो, मगर इनके चेहरों पर जिंदगी की रोशनी जगमगाती रहती थी। मैं इनके हाथ मुंह धुलाती, इनके छोटे मोटे जख्मों पर मरहम लगाती और जो भी थोड़ा बहुत खाने पीने का मेरे पास होता खुशी खुशी इन्हें बांट देती। इनके साथ बैठकर खेलना, इनकी मासूम बातें सुनना, ये सब मेरे दिल को कुछ लम्हों के लिए सुकून दे देता था। कभी कभी मुझे यूं महसूस होता जैसे असल में वही बच्चे मेरे अपने हो और वही बस्ती ही मेरी असल पनाहगाह हो, जहां कोई मुझ पर हुक्म नहीं चलाता था। दिन का बाकी हिस्सा तो हमेशा की तरह घर के कामों में ही निकल जाता। सुबह के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक मैं ताई अम्मी के हुक्मों की बोझ तले दबी रहती। कभी बर्तनों की खड़खड़ाहट गूंजती, कभी झाड़ू की सरसराहट कानों में पड़ती और कभी तंदूर की भट्टी जैसे गर्मी मेरे चेहरे को झलसा देती। मैं थक जाती, हार जाती, लेकिन किसी ने कभी मेरे काम की तारीफ नहीं की, ना कभी ये पूछा कि मुझे किस चीज की जरूरत है या नहीं। इधर वक्त के साथ सोनिया भी जवान हो गई थी और इसके रिश्तों की बातें घर में जोरों शोर से चलने लगी थी। कहते हैं कि लड़कियां जब जवान होती हैं तो रिश्ते खुद ही दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं, मगर ताई अम्मी की सख्त मिजाज और नौकीली जबान की वजह से कोई भी अपनी मर्जी से रिश्ता लेकर आने की हिम्मत नहीं करता था। यूं लगता था जैसे इनका रवैया ही लोगों को दूर भगाने के लिए काफी हो। खानदान वालों ने तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए थे। सबका यही कहना था कि इतनी कड़वी जबान और इतना सख्त मिजाज रखने वाली औरत के साथ रिश्ता निभाना आसान नहीं। इसलिए जब करीबी लोग पीछे हट गए तो ताई अम्मी ने बाहर से रिश्ते बुलवाना शुरू कर दिए। एक रोज एक मुअज़्ज़िज़ सी औरत अपने बेटे के लिए सोनिया का रिश्ता देखने आई। मैंने हस्बे मामूल चाय बनाई, नाश्ता सजाया, मेज सलीके से तरतीब दी और फिर खामोशी से पीछे खड़ी हो गई। ताई अम्मी ने सोनिया को आवाज दी। जब वो गुदूर से चलती हुई अंदर आई तो वो औरत नरमी से मुस्कुराई और पूछा, बेटा तुम्हें खाना पकाना आता है? ये सुनते ही सोनिया का चेहरा किसी बादल की तरह गरजने लगा। इसने फौरन तेज लहजे में कहा, आपको मुझसे शादी करनी है या मुझे नौकरानी समझकर खाना पकवाना है? इसकी बदतमीजी ने एक लम्हे में कमरे का माहौल मुंजमद कर दिया। वो औरत चंद सेकंड इसकी तरफ देखती रह गई, फिर अफसोस से बोली, अगर अभी से इसकी जबान ऐसी है तो आगे जाकर ये क्या कुछ करेगी? ये कहकर वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती हुई उठ गई। ताई अम्मी के चेहरे पर गुस्सा चमकने लगा, लेकिन वो कुछ कह न सकी। ऐसे वाकया सिर्फ एक बार नहीं हुए, 3-4 रिश्ते आए, मगर हर बार सोनिया की तेज चुपती हुई बातें सारा मामला खराब कर देती। लोग आए भी, मगर वापस जाने के बाद कभी पलट कर नहीं देखते थे। फिर एक दिन एक ऐसा रिश्ता आया जो खुद ताई अम्मी को बेहद पसंद आया। लड़का न सिर्फ अमीर था बल्कि कारोबारी भी था, और सबसे बढ़कर ये कि इसकी कोई ननद, कोई भाभी, कोई सास, कोई भी झगड़ालू रिश्ता मौजूद न था। वो बिल्कुल अकेला था, अपना घर, अपना कारोबार, अपनी जिंदगी। ताई अम्मी को लगा कि ये सोनिया के लिए किस्मत का दरवाजा है। मगर जब सोनिया ने पहली बार इस लड़के पर नजर डाली तो इसके चेहरे पर फौरी बेजारी फैल गई। इसने तरश लहजे में कहा, मैं किसी गंजे मर्द से शादी क्यों करूं? इसके सर पर तो एक बाल नहीं। मैं अपनी जवानी किसी गंजे के साथ बर्बाद नहीं कर सकती। ताई अम्मी ने इसे बहुत समझाया, नरमी से भी, सख्ती से भी। बेटी, शौहर के बालों को नहीं, इसकी अकल और कमाई को देखा जाता है। मगर सोनिया ने एक न सुनी। वो जिद पर अड़ी हुई थी, जैसे इसकी बात आखिरी फैसला हो। आखिरकार ताई अम्मी के चेहरे पर गहरी मायूसी फैल गई। इतने अच्छे रिश्ते को भी सोनिया ने सिर्फ अपनी जिद और गुरूर के बास ठुकरा दिया था, और ताई अम्मी बेबसी से सब कुछ देखती रह गई। ताई अम्मी अब अक्सर गहरी फिक्र में डूबी रहने लगी थी। इन्हें दिन रात यही परेशानी सताती थी कि सोनिया के नखरे आखिर कब खत्म होंगे और कब कोई ऐसा रिश्ता आएगा जो इनकी बेटी को कबूल कर ले। अब तो हालात ये थे कि घर में लगभग रोजाना ही कोई ना कोई रिश्ता देखने आ जाता था, और हर बार चाय, नाश्ता, सफाई, सजावट, ये सारी जिम्मेदारियां मेरी ही होती थी।
मैं सुबह का उजाला होते ही किचन में मसरूफ हो जाती। चाय के लिए पानी चढ़ाती, पराठे तलती, सालन गरम करती, बर्तनों की चमक निकालती और फिर दूर खड़ी होकर आने वालों के चेहरे पढ़ती कि देखिए इस बार कौन सा रिश्ता सोनिया की मिजाज की जिद में आकर ठुकरा दिया जाएगा। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब शाम होती तो थकन मेरे जिस्म में सुइयों की तरह चुभने लगती थी, मगर घर में किसी को ये परवाह नहीं होती कि मैं थक भी सकती हूँ। कभी किसी ने मेरे लिए चाय का ये घूंट तक नहीं डाला था। यही मेरी जिंदगी थी, एक यतीम लड़की की कहानी जो दूसरों के लिए सब कुछ करती थी मगर खुद के लिए कुछ न कर पाती थी। जैसे मैं अपने वजूद से ज्यादा दूसरों की जरूरतों का हिस्सा थी। सोनिया अब जवानी की दहलीज पार कर चुकी थी और इसकी कई लड़कों से वही आजकल वाली मोबाइल दोस्ती हो चुकी थी। लंबी लंबी फोन कॉलें, बेतहाशा हंसी मजाक, रात भर मैसेजेस, तोहफे वसूल करना, बैलेंस करवाना, बाहर से पिज्जा मंगवाना और कभी कभार चुपके से किसी से मिल आना, ये सब कुछ इसके लिए मामूल की बातें बन चुकी थी। इसे इन बातों में एक अलग ही जरूर मिलता था, जैसे वो खुद को बड़ी जदीद और ऊंचे मियार की लड़की समझती हो। लेकिन जब भी किसी लड़के से झगड़ा होता या इसका ब्रेकअप हो जाता, वो कई दिनों तक उदास और उलझी हुई रहती थी। कभी सुसुकियों के साथ अपनी सहेलियों को फोन करके कहती कि इसके साथ ज्यादती हुई है। कभी आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को देखती और गुरूर से कहती, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मुझसे कौन दूर रह सकता है। मगर सच ये था कि इसका दिल अंदर से खाली ही रहता था। चाहे जितनी भी खुशियां बाहर से जमा कर ले, दिल में एक अधूरापन मौजूद रहता। इसके बावजूद इसका दावा यही था कि वो शादी किसी अमीर मर्द से ही करेगी। ऐसा शख्स जो इसे गाड़ी ले दे, नया घर बनवा दे, जेवर तोहफे में दे और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। इसे मोहब्बत से ज्यादा दौलत के नशे ने घेर रखा था। घर वाले भी इसकी इन हरकतों से बेहद परेशान रहते थे। ताई अम्मी कई बार रात को आंसू साफ करती हुई कहती थी, पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। और ताया अब्बू हमेशा की तरह खामोश बैठे रहते, शायद इसलिए कि इन्हें भी मालूम था कि सोनिया पर किसी की बात असर नहीं करती। ताया अब्बू अंदर ही अंदर ये समझ चुके थे कि अब इनकी बेटी को रोकना इनके बस की बात नहीं रही। वो जितनी मर्जी नसीहत कर ले, सोनिया अपनी मनमानी छोड़ने वाली नहीं थी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत घर आई। वो बातों ही बातों में बोली, सोनिया तो अब शादी के लायक हो गई है, मगर इमोना भी तो जवान हो चुकी है, तुम इसकी शादी का क्या सोच रही हो। ताई अम्मी ने फौरन एक मसनवी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली, जैसे वो सवाल इनके दिल पर बोझ बन गया हो, मगर फिर भी वो अपना खौल उतारने को तैयार न हो। वो बोली, हाँ इसकी शादी भी करनी है, मगर पहले अपनी बेटी की जिम्मेदारी निपटा ले। आजकल के दौर में शादी करना कोई खेल नहीं। जब सोनिया के फर्ज से फारिग हो जाएंगे तब रेमोना के बारे में सोचेंगे। इस औरत ने फौरन बात बढ़ाते हुए कहा, हाँ तुम्हारी बेटी तो बड़ी भी है ना, गालिबन रेमोना से 6 साल बड़ी होगी। रेमोना तो अब 26 की हो गई होगी ना। ये सुनकर ताई अम्मी के चेहरे का रंग एकाएक बदल गया। इनके लहजे में छुपा हुआ गुस्सा अचानक बाहर आ गया। वो फौरन बोली, किसने कहा कि वो बड़ी है, वो तो उल्टा मेरी बेटी से छोटी लगती है। और ये रेमोना, इसे हमेशा सबके सामने खुद को ज्यादा समझदार और खूबसूरत दिखाने का शौक है। बस चाहती है कि लोग सोनिया को कमतर समझे। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। हर लफ्ज तीर बनकर दिल में उतरता जा रहा था। मेरे आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। इस दिन मुझे पहली बार शिद्दत से ये एहसास हुआ कि मेरी ताई को सिर्फ मेरी मौजूदगी ही नहीं, मेरी शक्ल तक पसंद नहीं। वो चाहती ही नहीं कि मैं कभी किसी के सामने अच्छा लगूं। मैं बस इनके घर की खिदमत गुजार थी। इनकी नजर में मेरी कोई वाकईयत, कोई पहचान नहीं थी। चंद दिन बाद मोहल्ले की एक औरत आई। इसने बातों का रुख अचानक मेरी तरफ मोड़ दिया। वो धीमे मगर साफ लहजे में बोली, हम लोग गरीब सही, मगर अल्लाह के करम से हमारे बेटे को अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है। अगर तुम मुनासिब समझो तो हम रेमोना का रिश्ता मांगना चाहते हैं। हमें ये लड़की बहुत पसंद है। इसका चेहरा साफ है, बातों में सच्चाई है, दिल में सफाई है। जहाँ जाएगी वो घर रोशन हो जाएगा। ऐसी नेक दिल लड़कियां अब कम ही मिलती हैं। हम तो शुरू से ही चाहते हैं कि हमारा बेटा किसी यतीम लड़के से शादी करे ताकि इसे अपना घर मिल जाए। इस औरत के अल्फाज मेरे दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण ले आई। कुछ ऐसा एहसास जो मैंने इन बरसों में कभी ना चखा था कि शायद कोई मुझे भी पसंद कर सकता है, कोई मुझे भी अपनी इज्जत दे सकता है ताकि वो घर को संभाले और हमें इज्जत भी मिल जाए। ताई अम्मी ने फौरन तेज और हकारत भरे लहजे में इनकार कर दिया। वह हंसी दबाते हुए बोली, अगर मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मेरे घर का काम कौन करेगा?
क्या मैं खुद बर्तन धोऊं? क्या मैं झाड़ू लगाऊं? वो औरत चंद लम्हे के लिए खामोश हुई, जैसे इसके पास अल्फाज ही ना बचे हों। जाते जाते इसने मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, बेटा इन लोगों से जान छुड़वा लो, ये तुम्हारी शादी कभी नहीं करेंगे। तुम्हें सिर्फ काम के लिए बांध कर रखा हुआ है। लेकिन मैं इसे क्या बताती? मेरे पास इनके सिवा था ही कौन? अगर मैं इनसे अलग हो जाती तो कहाँ जाती? किस दर पर पनाह मिलती? मेरा दिल डूबने लगा था, जैसे मेरे वजूद की सारी उम्मीदें बुझती जा रही थी। मैंने बस सर झुकाकर अपनी खामोशी को ही अपना जवाब बना लिया। एक दिन मैं शहर में बर्तन धो रही थी कि अंदर से ताई अम्मी और ताया अब्बू की सरगोशियां सुनाई थी। ताया अब्बू कह रहे थे रिश्ता तो घर आ ही जाएगा, लेकिन अपनी बेटी को समझा देना, अगर इसने जरा सी भी नाजीबन बात की या कोई नुक्स निकाला तो पूरे शहर में हमारी रुसवाई होगी। इनकी बातों से लग रहा था जैसे कोई बहुत ही ऊंचे घराने से रिश्ता आने वाला है। ताई अम्मी ने जोश से कहा, पहले तस्वीर मंगवा लेना, आके रहना तो इसी ने है। ताया अब्बू ने जवाब दिया, अरे ये इतना बड़ा रिश्ता है कि अगर लड़के के सर पर बाल ना हो, पेट निकला हो या वो 50 साल का भी हो, तब भी लोग अपनी जवान कुंवारी बेटियां इसे देने को तैयार रहते हैं। ये तो मेरा थोड़ा सा पुराना ताल्लुक है, वरना वो हमारे घर क्यों आता? दुनिया में इसका भी कोई नहीं, सब कुछ खुद ही संभालता है और अब अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। अगर मैं तस्वीर मंगवाऊंगा तो इन्हें लगेगा कि हम एतमाद नहीं कर रहे। वो बड़े लोग हैं, खुद आंखों से देखने आएंगे। तुम बस अपनी बेटी को समझा दो, अगर सारी जिंदगी आराम से बैठकर खाना चाहती है तो ये रिश्ता हाथ से जाने ना दे। इससे अच्छा रिश्ता इसे कभी नहीं मिलेगा। मैं ये सब सुनकर जैसे पलकें तक झपकना भूल गई। हैरत से मेरे हाथों का बर्तन भी रुक गया। दिल में अजीब सा खटका और तजस्सुस दोनों ही जाग उठे थे। आखिर ये कौन सा शहजादा है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है? कौन सा राजकुमार है जो हमारे जैसे घर में कदम रखने वाला है? ताई अम्मी के चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी, जैसे सारी उम्र की मुराद पूरी होने वाली हो। इनके चलने फिरने में एक अजीब सी फिरती आ गई थी, जैसे इनका दिल खुशी से किसी अनजानी धड़कन पर चल रहा हो। अगली सुबह ताई अम्मी ने मुझे सख्त आवाज में बुलाया और बोली, पूरा घर चमक जाना चाहिए, कोई कोना गंदा ना रहे। 2 दिन है तुम्हारे पास, बर्तन आईने की तरह साफ हो, पर्दे धुले हुए हो, सहन चमकता हुआ हो। फिर मैं तुम्हें खाने की पूरी लिस्ट बताऊंगी कि क्या क्या पकाना है। मैं अंदर से थकी हुई थी, जिस्म जैसे बरसों की मशक्कत से बोझल हो चुका था, मगर फिर भी मैंने इनकार की हिम्मत ना की। बस सर झुकाकर धीरे से कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये सारी भागदौड़ किसके लिए हो रही है। कौन सा मेहमान आने वाला है जिसके लिए पूरा घर उलट पुलट कर रखा था। लेकिन दिल की गहराई में एक अनजानी सी बेचैनी जरूर थी, जैसे मेरा मुकद्दर किसी नए मोड़ पर खड़ा हो और मैं इसका सामना करने के लिए तैयार भी ना हो। कहते हैं जब किस्मत कोई फैसला करती है तो अपने साथ तन्हाई नहीं, एक जबरदस्त तूफान भी लेकर आती है। और मुझे ये एहसास तक नहीं था कि वो तूफान मेरे दरवाजे तक आ पहुंचा है। बिला आखिर वो दिन भी आ ही गया जब ये राज मुझ पर खुला। सोनिया हमेशा की तरह गुरूर में बेकाबू हो गई और बात छुपा न सकी। अकड़ कर बोली, मेरे लिए इलाके के कमिश्नर का रिश्ता आ रहा है। इसकी बात सुनकर मैं पलके झपकना भूल गई, हैरत से जैसे सांस अटक गई हो। यह वाकई बहुत बड़ी बात थी। ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालों के घर आता है, हर किसी को कहाँ नसीब होता है। इसके चेहरे पर ऐसा गुरूर था जैसे दुनिया इसके कदमों में बुझ गई हो, और मैं एक तरफ खड़ी बस खामोशी से सोच रही थी कि आखिर ये सब मेरे लिए क्या माने रखता है, आने वाला वक्त मेरे साथ क्या करने वाला है। मेरे दिल में इसके लिए जरा सी भी जलन नहीं थी, उल्टा मुझे यह अनजाने से खुशी हुई कि शायद इसकी शादी हो जाए तो इस घर में रोज रोज के झगड़े कम हो जाए और सबके सर पर लटकता हुआ वो तनाव भी खत्म हो जाए। मगर दिल के किसी गहरे खोशे में एक धीमी सी खिसक भी जागी, जैसे कोई आवाज कह रही हो कि ऐसे बड़े नसीब शायद कभी मेरी जिंदगी का दरवाजा नहीं खटकाएंगे। मैंने अपने लहजे को नरम रखते हुए सोनिया से कहा, अच्छा, जब तुमने बता दिया है तो मैं सारा इंतजाम इसी के मुताबिक कर लूंगी ताकि किसी भी चीज में कमी न रहे। लेकिन सोनिया की तबीयत हमेशा ही तेज थी। फौरन तुझ लहजे में बोली, देख लेना, अगर मामूली सा भी मसला हुआ ना, कोई गड़बड़, कोई गलती, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके चेहरे पर गुरूर ऐसा नुमाया था जैसे वो कमिश्नर को नहीं, कमिश्नर इसके कदमों में आने वाला हो। इसने वैसे ही तहकमाना नजरों से मुझे देखा जैसे हमेशा देखती थी, वह नजरें जिनमें खौफ डालने की आदत भी बसी हुई थी। फिर मुड़कर चली गई जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ, जैसे हुक्म देकर आगे बढ़ जाना।
बस इसके रोजेमर्रा की बात हो। मैं खामोशी से खड़ी रही। दिल के अंदर की थकन और आंखों के पीछे छुपी जलन किसी को नजर नहीं आती थी। मैं पहले भी इसके हाथों बहुत सी बार मार खा चुकी थी। जरा सी बात पर वो मेरा गिरेबान पकड़ लेती थी, कभी आवाज ऊंची करने पर, कभी पलटकर सवाल पूछने पर, और कभी बगैर किसी वजह के भी। मेरे लिए ये सब जैसे जिंदगी का मामूल बन चुका था और मैं बस यही सोचती थी कि शायद कभी ना कभी ये सब भी खत्म हो जाएगा। मेरे दिल में इसके लिए कोई हसद नहीं था, ना ही कोई जलन, बल्कि मुझे तो किसी हद तक सुकून सा हुआ कि शायद अब इसकी शादी हो जाए तो घर का माहौल भी बदल जाएगा। मगर ना जाने क्यों दिल के किसी छोटे से कोने में एक भारी सा ख्याल भी जाग उठा, जैसे तकदीर ने मुझे याद दिलाया हो कि मेरी किस्मत में शायद कभी ऐसा रिश्ता ना आएगा, ना कोई ऐसा दरवाजा खुलेगा जिस पर खुशियों की दस्तक हो। मैंने आहिस्तगी से सोनिया से कहा, अच्छा तुमने जब बता दिया है तो मैं इसी हिसाब से तैयारी कर लूं ताकि कोई कमी न रह जाए। लेकिन वो हमेशा की तरह रूखे लहजे में बोली, देखो अगर किसी भी चीज में गड़बड़ हुई तो याद रखना, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके चेहरे पर गुरूर इस तरह लहरा रहा था जैसे कमिश्नर इससे रिश्ता नहीं मांग रहा, बल्कि वो एहसान करके इसे अपनी जिंदगी में जगह देने वाली थी। जाते जाते इसने मुझे वही पुरानी सख्त डराने वाली नजरों से देखा, वही नजरें जिनमें बार बार मुझे कमजोर समझने का जहर भरा होता था। मैं इसके हाथों पहले भी कई बार जलील हो चुकी थी। वो छोटी छोटी बात पर मेरा गिरेबान पकड़ लेती थी, कभी जोर से थप्पड़ मार देती, कभी गुस्से में मेरा हाथ मरोड़ देती, और जब यह सब ताई अम्मी तक पहुंचता तो किसी ने मेरी बात सुनने की जहमत भी ना की। उल्टा वो भी इसी की हिमायत करती, और कई दफा तो उन्होंने खुद भी मुझ पर हाथ उठाया था। रात के अंधेरे में मैं अक्सर छुपकर छत पर चली जाती, जहां बस चांद मेरा वाहिद राज़ था। मैं आंसू साफ करती और धीरे से कहती, आखिर कब तक मैं ये सब बर्दाश्त करती रहूंगी। लेकिन सच ये था कि मेरे पास जाने को कहीं भी कोई जगह नहीं थी, ना कोई आसरा, ना कोई सहारा। मेरी जिंदगी में अगर कोई चीज मुझे अंदर से थोड़ा हल्का करती थी तो वो गरीबों की बस्ती के बच्चे थे। वो नन्हे नन्हे हाथ, वो मासूम आंखें। जब मैं इनके पास जाती तो लगता जैसे दुनिया की सारी सख्तियां चंद लम्हों के लिए रुक गई हो। वो बच्चे नंगे पांव मिट्टी में हंसते खेलते, कभी एक दूसरे से उलझते, कभी जोर से खैखा लगाते। मैं इनके जख्म साफ करती, इनके हाथ धुलाती, और जो भी खाना बचा होता वो इनके साथ बांट लेती। शायद वही लम्हे मेरी जिंदगी के असल कीमती लम्हे थे, क्योंकि वहां कोई मुझे बुरा नहीं कहता था, कोई हुक्म नहीं चलाता था। वहां मैं पहली बार खुद को इंसान महसूस करती थी। अब घर में बड़े रिश्ते की आमद का वक्त करीब था। मैंने पूरे घर को सर से पांव तक साफ कर डाला, सहन धोया, दीवारों के जाले उतारे, पुराने पर्दे धोकर नए जैसा बना दिए, बर्तनों को इस हद तक चमकाया कि इनमें मेरा चेहरा साफ दिखाई दे। हर कमरा खुशबुओं से भरा हुआ लग रहा था। फिर खाना बनाने की जिम्मेदारी शुरू हुई। मैंने कभी इतनी मेहनत से तैयारी नहीं की थी। सिर्फ एक आध चीज नहीं, पूरा दस्तरखान बनाया। 2 तरह के सालन तैयार किए, चिकन खुरमा और खीमा मटर। साथ ही 2 तरह के कबाब बनाए, नरम शामी कबाब और मजेदार सीख कबाब। सलाद भी 2 अलग अंदाज से तैयार किया, एक पुदीने से भरा हुआ, दूसरा कटे हुए खीरों के साथ। पूरा घर महक रहा था, लेकिन मेरा दिल फिर भी कहीं न कहीं भारी था, जैसे आने वाले दिन मेरे नसीब में कोई नया इम्तिहान लिखने वाले हों। इसके अलावा मैंने चटनी, सलाद और मीठे के तौर पर सूफियां भी तैयार कर ली थी। घर के बेहतरीन बर्तन निकाले गए थे, वही जो सिर्फ किसी बहुत खास मौके पर ही इस्तेमाल होते थे। मैं सुबह से लेकर रात तक किचन में जटी रही। पसीना मेरे माथे से बहता रहा, कपड़े बार बार भीग जाते थे, लेकिन फिर भी मैंने एक लम्हे को हाथ नहीं रोका। हैरत की बात यह थी कि इतनी मेहनत के बावजूद किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि रिमोना जाकर थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी, बल्कि उल्टा ताई अम्मी की आवाज बार बार गूंजती रही, वो काम रह गया है, जल्दी करो, इधर हाथ डालो, अभी बहुत कुछ बाकी है। आखिरकार जब सारी तैयारियां मुकम्मल हुई तो वो घड़ी भी आ गई जिसका पूरे घर को बेचैनी से इंतजार था। खबर आई कि कमिश्नर साहब खुद रिश्ता देखने आ रहे हैं। ये सुनते ही घर का माहौल जैसे एकदम बदल गया। घबराहट, खुशी, तजस्सुस, सब कुछ एक साथ फैल गया। सब हैरान थे कि वो खुद क्यों आ रहे हैं। बड़े अहदे वाले लोग अक्सर अपने नुमाइंदे भेजते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अकेला था। पता चला कि वो नया कमिश्नर बना है। सरकारी घर और गाड़ी मिल चुकी है, और चूंकि इसके वालिदैन का साया इसके बचपन में ही उठ गया था, इसलिए वो अपने फैसले खुद करता है। इसके साथ सिर्फ एक दोस्त आ रहा था, जो ताया अब्बू का पुराना साथी था।
इसकी विसातत से ये रिश्ता हमारे दरवाजे तक पहुंच रहा था। ताई अम्मी ने सोनिया को पहले ही समझा दिया था, देखो बेटी, अगर रिश्ता पसंद आए तो बिना सोचे हाँ कह देना, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। लेकिन सोनिया को तो सब जानते थे, वो नखरे वाली, जिद्दी और अपनी मर्जी की मालिक थी। कोई इसे आसान से काबू नहीं कर सकता था। और फिर वो लम्हा भी आ गया। जैसे ही कमिश्नर घर के दरवाजे में दाखिल हुआ तो माहौल लम्हा भर में बदल गया। हम सब ने तो यही सोचा था कि वो 50 साल का कोई संजीदा सा आदमी होगा, शायद थोड़ा सा सख्त मिजाज भी, मगर हमारी आंखें हैरत से खुल गई। वो तो निहायत जवान, खूबरो और परकशिश शख्स था। इसका कद तकरीबन 6 फुट के करीब था, रंग रोशन और चेहरे पर दिलकश का अजीब सा तासिर, जैसे शख्सियत ही अपने अंदर एक ताकत रखती हो। इसके बाल सलीके से सेट किए हुए थे, आंखों में एतमाद भी था और नरमी भी, जैसे किसी की बात गौर से सुनने की सलाहियत रखता हो। सुनने में आया कि इसका नाम सलमान था, और नाम भी ऐसा कि सुनते ही दिल को एक ठहराव सा महसूस हुआ। ताई अम्मी ने फौरन इसे इज्जत और एहराम से बैठने का कहा। चाय पेश की गई, मुख्तलिफ लवाजमात इसके सामने रखे गए, नमको, बिस्किट, समोसे, हर चीज खूबसूरती से सजी हुई। मैं पर्दे के पीछे खड़ी आहिस्तगी से झांक रही थी। मेरी नजरें बार बार इस शख्स पर जा रही थी। वो बार बार अपना फोन चेक कर रहा था, जैसे किसी अहम कॉल का इंतजार हो। इसके चेहरे के हर तासीर से लग रहा था कि वो मामूली आदमी नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर कदम रखने वाला शख्स है। मेरे दिल में अजीब सी हलचल थी। जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि इसकी आमद सिर्फ सोनिया के लिए नहीं, शायद मेरी तकदीर के किसी वक्त पर भी इसका नाम लिखा जा चुका था। मगर मैंने इन ख्यालात को फौरन झटक दे दी। मैं कौन थी, मैं कहाँ खड़ी थी, मेरे नसीब में ऐसी खुशियां कहाँ। जैसे ही मैंने सोनिया की बात सुनी, मैं कुछ लम्हों के लिए इसके चेहरे को देखती रह गई। वो खुशी से चमक रही थी, जैसे बरसों बाद इसे कोई ऐसा मौका मिला हो जिसका वो ख्वाब देखती रही हो। इसके लहजे में वही पुराना गुरूर था, मगर इस बार इस गुरूर में एक तरह की फतह भी शामिल थी। वो खैखा मार कर बोली, मुझे तो ये रिश्ता दिल से पसंद आ गया। देखो ना, कितना हसीन, कितना स्मार्ट, और ऊपर से मुकम्मिल अकेला, ना कोई सास की पाबंदी, ना नंदों के नखरे। मैं तो सीधी इस घर की रानी बन जाऊंगी। इसकी बातें सुनकर मुझे फौरन एहसास हो गया कि वो मुझे जलाना चाह रही है, जैसे हमेशा करती आई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे दिल में फिर भी कोई चुभन नहीं हुई, शायद इसलिए कि मैंने कभी अपनी ख्वाहिशों को जगह ही नहीं दी थी। मैंने हमेशा दूसरों के लिए जगह बनाई, खुद के लिए नहीं। मैंने सोनिया की तरफ देखकर आहिस्ता और नरमी से कहा, अच्छा है, अगर तुम खुश हो तो मैं दिल से दुआ करती हूँ कि ये रिश्ता तुम्हारी किस्मत में लिखा जाए। मेरी आवाज में सच्चाई थी, कोई दिखावा नहीं। दिल के किसी कोने में मुझे ऐसा लगा कि अगर वो इस घर से रुखसत हो गई तो शायद यहाँ का माहौल थोड़ा बेहतर हो जाएगा, शायद मेरी सांसें थोड़ा आजाद हो जाएंगी, शायद मेरी जिंदगी भी कुछ आसान हो जाए। लेकिन दिल के अंदर एक हल्की सी खिसक भी जागी, ना हसद की, ना जलन की, बस एक तलख हकीकत का एहसास कि मेरी किस्मत में शायद कभी ऐसा चमकता हुआ नसीब नहीं आएगा। मैंने कभी अपने लिए ऐसी आस नहीं बांधी थी, मगर फिर भी इंसान के दिल में कहीं ना कहीं छोटी सी ख्वाहिश बहरहाल रहती है कि काश कोई इसे भी अहमियत दे। मैंने नजर चुराकर दोबारा अपने काम में हाथ डाल दिया। खाना भी गर्म करना था, मेज भी लगानी थी, मेहमान भी अंदर बैठे थे। लेकिन मेरे दिल को क्या खबर थी कि वो लम्हा जिसे मैंने मामूल के दिन की तरह समझा था, वही लम्हा हकीकत में मेरी पूरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। जैसे ही सलमान ने पहला लुकमा मुंह में डाला, इसके चेहरे पर एक अजीब सा तासिर आया, जैसे मिर्चों ने अचानक इसके हवा झिंझोड़ दिए हों। इसने फौरन पानी का गिलास उठाया और आहिस्ता आहिस्ता घूंट भरने लगा। मैं दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी और मेरा दिल घबराकर तेजी से धड़कने लगा। मुझे यूं लगा जैसे अभी पूरी मेज पर मेरी वजह से कोई तमाशा बुनने वाला है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने सोचा कि कहीं ताई अम्मी ये इल्जाम मुझ पर ना डाल दें कि मैंने जानबूझकर सालन खराब किया है। वो तो पहले ही मुझ पर जरा सी बात का इल्जाम लगाने में देर नहीं लगाती। सलमान ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा। इसकी निगाहों में हैरानी भी थी और नरमी भी, जैसे इसे अंदाजा हो गया हो कि ये सारा खाना मैंने बनाया है। मैंने नजरें झुका ली, डरी हुई थी कि कहीं वो ये न सोच लें कि मैं अनाड़ी हूँ या खाना बनाना नहीं जानती। सोनिया ने फौरन मसनवी लहजे में कहा, ओह, शायद रेमोना ने आज मिर्चें ज्यादा डाल दी हैं। आप फिक्र न करें, मैं और मम्मा दूसरा सालन गर्म करवा देते हैं। इसके लहजे में वही रिवायती तनस था जो वो हमेशा मेरी तरफ उछालती रहती थी। ताई अम्मी ने भी मुझे घूर कर देखा।
बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने जानबूझकर घर की इज्जत खराब कर दी हो। लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, सलमान ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, खाना बहुत लजीज है, मिर्चें थोड़ी तेज है, मगर इसमें भी ये अलग जायका है। जिसने भी ये पकाया है इसे खाना पकाने का अच्छा सलीका आता है। इसके ये अल्फाज सुनकर मेरी सांस जैसे वापस लौट आई। यह पहला मौका था कि किसी ने मेरे हाथ के बने खाने की तारीफ की थी, वरना मेरे हिस्से में तो हमेशा डांट ही आई थी। ताई अम्मी लम्हा भर को रुकी, जैसे इस तारीफ ने इनकी बातों पर ताला लगा दिया हो। सोनिया के चेहरे पर भी खफगी की एक लकीर उभर आई। इसे शायद उम्मीद नहीं थी कि सलमान मेरे खाने की तारीफ करेगा। मैं आहिस्ता से पीछे हट गई ताकि और कोई गलती ना हो जाए, लेकिन मेरे दिल में पहली बार एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने मुझे इंसान समझा हो, जैसे किसी ने मेरे वजूद को पहली बार तस्लीम किया हो। सलमान कभी कभी नजर उठाकर मेरी तरफ देख लेता और मेरे दिल में अनजाने से घबराहट पैदा होती। मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, मगर इस शाम मुझे ऐसा लगा जैसे शायद मेरी किस्मत भी कहीं छुपी हुई कुछ लिख रही है। एक ऐसा मोड़ जिसका मुझे भी अभी अंदाजा नहीं था, मगर इसकी आहट मेरे दिल ने जरूर सुन ली थी। वो पानी तलाश करते हुए इधर उधर देखने लगा तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं फौरन दौड़ी और हाथों में कांपता हुआ गिलास उठा लिया। दिन भर की थकन और जल्दी जल्दी काम करने की वजह से मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि खाने के साथ पानी भी रुकना जरूरी था। जैसे ही मैंने पलटकर कदम बढ़ाया, अचानक मेरा पांव फ्रेश की नमी पर फिसल गया। मैंने गिलास मजबूती से थामने की कोशिश की, मगर फिर भी पानी छलककर सीधा सलमान के लिबास पर गिर गया। पूरे कमरे में एकदम गहरा सन्नाटा फैल गया। ऐसा लगा जैसे सबकी सांसें रुक गई हो, सबकी नजरें एक साथ मेरी जानिब उठी और मैं जैसे ही पत्थर की हो गई थी। अगले ही लम्हे ताई अम्मी के गुस्से की चिंगारियां भड़क उठी। वो तेजी से मेरी तरफ लपकी और चीखते हुए बोली, ये क्या हरकत की है तुमने? सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तुमसे ये एक सीधा काम भी नहीं होता। इनके हाथ का जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे से टकराया तो मुझसे जमीन तक संभलना मुश्किल हो गया। मैं पीछे लड़ खड़ाई। अगर सलमान ने फौरन आगे बढ़कर मुझे थाम ना लिया होता तो शायद मैं वाकई फर्श पर गिर जाती। इसके हाथों की गिरफ्त मजबूत थी, जैसे वो मुझे गिरने नहीं देगा, जैसे वो मुझे ये एहसास दिलाना चाहता हो कि मैं इस लम्हे अकेली नहीं हूँ। कमरे में मौजूद सबके चेहरों पर हैरत और शर्मिंदगी की मिली जुली कैफियत थी, लेकिन सलमान के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और सख्ती उभर आई। वो आहिस्ता लेकिन वाज़ा लहजे में बोला, आप अपने ही घर में यूं हाथ उठाते हैं? ये कैसा सलूक है अपनी ही बच्ची के साथ, और ये कैसी तरबियत है आपकी बेटी की कि मेहमानों के सामने ऐसे थप्पड़ लगा दें? ताई अम्मी का चेहरा फौरन सफेद पड़ गया। इनकी आवाज कांपने लगी, जैसे उन्होंने अपनी बेइज्जती खुद महसूस कर ली हो। वो जल्दी से सफाई देने लगी, नहीं बेटा, ये कोई नौकरानी नहीं है, ये तो मेरे देवर की बच्ची है। हम इसे अपने ही बच्चों की तरह रखते हैं। बस अभी घबराहट में हाथ उठ गया। सलमान ने ये गहरी टटोलती हुई नजर मुझ पर डाली, ऐसी नजर जैसे वो मेरे अंदर छुपे सहारे और दुख को दोनों को पड़ रहा हो। फिर वो धीरे मगर कुटेले लहजे में बोला, अगर ये आपकी देवर की बेटी है तो फिर इसके कपड़े ऐसे क्यों हैं? ये नौकरानियों की तरह सारा काम क्यों कर रहे हैं? बच्चों की तरह रखते हैं आप या गुलामों की तरह? इसके अल्फाज कमरे की दीवारों से टकराकर जैसे सच्चाई की गूंज बन गई। पहली बार मुझे लगा कि किसी ने मेरे लिए आवाज उठाई है। पहली बार किसी ने मुझे एक इंसान समझकर देखा है। और इसी लम्हे मेरे दिल के अंदर कहीं बहुत गहराई में जिंदगी एक नए मोड़ पर मुड़ने लगी। ऐसा मोड़ जिसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। आपकी बेटी ने तो कीमती लिबास पहना हुआ है, इसके बाल भी बने हुए हैं और वो किसी शहजादी की तरह सच कर बैठी है, मगर ये लड़की, इसके कपड़ों को देखकर साफ लगता है कि ये सारी जिम्मेदारियां इसी के कंधे पर डाल दी गई हैं। सलमान की नजरें ताई अम्मी के चेहरे पर गिर गई। वो परसुकून मगर कड़क लहजे में बोला, अगर ये वाकई आपके देवर की बेटी है तो फिर ये नौकरों की तरह काम क्यों कर रही है? इसके कपड़ों की हालत देखी है आपने कि यतीम बच्ची होने की सजा ये होती है कि इस पर हाथ उठाया जाए? ताई अम्मी की बोलने का अंदाज फौरन बदल गया। वो मसनवी मुस्कुराहट के साथ बोली, नहीं नहीं, बस पानी गिर गया था तो मैं घबरा गई, इसने जानबूझकर नहीं किया। सलमान ने आहिस्तगी मगर दबंग लहजे में कहा, पानी गिर जाना कौन सा जुर्म है? मैं कोई बादशाह नहीं कि मेरे सामने पानी गिर जाए तो दुनिया हिल जाए। आप लोगों का मसला पानी नहीं, रवैया है। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। सोनिया के चेहरे पर साफ साफ बेचैनी तिरने लगी थी, जैसे इसे डर हो कि कहीं इसकी बनाई हुई दुनिया इस एक लम्हे में न टूट जाए। इसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि बात हाथ से निकल रही है।
सलमान ने ये गहरी सांस ली जैसे कोई फैसला कर चुका हो। फिर वो बोला, खाना तो हो गया, अब मुझे सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आप सब ड्राइविंग रूम में आ जाएं, और खास तौर पर इस लड़की को भी। इसने मेरी तरफ इशारा किया। इसकी आंखों में संजीदगी थी, जैसे वो मुझे किसी अहम वजह से बुलाना चाहता हो। मैं हैरान रह गई। मेरी टांगे जैसे पत्थर की हो गई थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था सब सुन लेंगे। मैं कभी ऐसे माहौल में नहीं बुलाई गई थी जहां मेरे वजूद तक को कोई अहमियत मिले, लेकिन इसके लहजे का अंदाज ऐसा था कि किसी की हिम्मत ना हुई कि इसे रोक सके। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे चलने लगी। हर कदम के साथ दिल में खौफ भी बढ़ रहा था और एक अजीब सा तजस्सुस भी, जैसे जिंदगी पहली बार किसी नई समेत मुड़ने वाली हो। मुझे यूं लग रहा था जैसे ट्रेनिंग रूम नहीं, मेरी तकदीर मुझे अपनी तरफ बुला रही हो। मैं अंदर से लरस रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी कि अब वो क्या कहने वाला है। सलमान ने गहरी सांस लेकर बोला, जब तक मैं कमिश्नर हूँ इस पूरे इलाके की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, और मेरी बीवी के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैं यहाँ सिर्फ रिश्ता देखने नहीं आया था, मैंने आने से पहले सब कुछ जांच लिया था। पूरे शहर की रिकॉर्ड मेरे हाथ में है, इसलिए किसी के बारे में जानना मेरे लिए मुश्किल नहीं। वो कुछ लम्हे रुके, फिर सख्त लहजे में बोले, मैंने आपकी बेटी के बारे में मालूम किया, और जो सच मिला वो बहुत अफसोसनाक था। ये बातें मैं बुरा भला करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि हकीकत जानने के लिए। आपकी बेटी ने सिर्फ एक महीने में 4 मुख्तलिफ लड़कों से ताल्लुकात कायम किए, इनसे मीठे बोल बोलकर खुतबत बनाई, तोहफे लिए, पैसे लिए, मोबाइल का बैलेंस लिया, और जैसे ही वो संजीदा हुए सबको धोखा देकर छोड़ दिया। इसने शादी के झूठे वादे किए, इनके जज्बात के साथ खेला, और फिर सबको बेइज्जत करके चली गई। सलमान के लहजे में संजीदगी और फैसलाकुन ताकत दोनों झलक रहे थे। ऐसी लड़की किसी शरीफ घराने की इज्जत बढ़ाने के बजाय इसे मिट्टी में मिला देती है। ये कमिश्नर की बीवी का किरदार इतना कमजोर या घटिया नहीं हो सकता। ये सुनकर मेरी ताई अम्मी के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। वो गुस्से में ऊंची आवाज में बोली, अगर तुम्हें पहले से सब कुछ मालूम था तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हमारे घर आकर इतना ड्रामा क्यों किया? सलमान ने पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं यहाँ रिश्ता देखने नहीं आया बल्कि हकीकत देखने आया था। मैंने इस घराने की इज्जत का और सच्चाई का एहतराम किया, और यही वजह है कि मैं बराह रास्त आया। सलमान ने धीरे मगर पर एतमाद लहजे में कहा, मैं ये देखने आया था कि वो लड़की कैसी है जिसे मैं अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। मैं पहले ही फैसला कर चुका था कि मैं सोनिया से नहीं बल्कि इस घर की दूसरी लड़की से शादी करूंगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सब चौंक गई। ताई अम्मी के लब हिल ना सके, और सोनिया के चेहरे का रंग जैसे जमीन पर बिखर गया। मैं भी हैरत से इसे देख रही थी। दिल धड़क रहा था और जबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। सलमान ने नरमी से मेरी तरफ देखा और बोला, जी हाँ, मैं इसी घर में वो हीरे को तलाश करने आया हूँ जिसे मैं अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। वो लड़की, वो जो गरीबों के दरमियान जाकर मुस्कुराहटें बांटती थी, बच्चों के साथ बैठती, उनके लिए खाना बांटती, कपड़े जमा करती, और ये सब बगैर किसी तोखा के करती थी। हालांकि वो इसकी अपनी औलाद न थी। मैंने इसका पीछा नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके कामों और इसकी नेक नीति का जायजा लिया। जब मैंने जाना कि वो कहाँ रहती है, तब मालूम हुआ कि वो आपके घर में है और इसका नाम रेमोना है। यह सुनकर पूरे जिस्म में एक अजीब सा सुकून और एक साथ ही हल्की सी घबराहट दौड़ गई। सलमान की नजरें मेरी तरफ थी और वो बोली, मैंने इसी वक्त तय कर लिया था कि मैं इससे शादी करूंगा। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि आप लोग इसके साथ कैसा सलूक करते हैं, ताकि जब मैं इसे यहाँ से ले जाऊं तो मुझे अफसोस ना हो कि मैंने इसे इन लोगों से जुदा किया जो इसके खैर ख्वाह थे। इनके अल्फाज ने पूरे कमरे को चौंका दिया। ताई अम्मी के चेहरे पर पछतावे और गुस्से का मिलाजुला तासिर झलक रहा था। ताया अबू खामोश और फिक्रमंद थे और सोनिया का गुरूर जमीन बोझ हो गया। सलमान की नजरें अब मेरी नजर जमी हुई थी। इनके लहजे में वखार और ताकत दोनों मौजूद थे, जैसे वो ये बावर करवा रहे हो कि वो फैसला कुन है और अब सब कुछ साफ और वाज़ा है। सलमान की आंखों में एक अजीब सी शफकत थी। इसने धीरे मगर पूरे एतमाद लहजे में कहा, रेमोना, क्या तुम मेरे साथ चलोगी एक नई जिंदगी की तरफ? मैं तुम्हें अपनी बीवी बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुश रखूंगा, वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम वाकई हकदार हो। हम दोनों मिलकर इस माशरे के लिए कुछ कर सकेंगे। वो बच्चे जिनकी तुम मदद करती हो, इनकी मदद अब तुम पूरे इंतजाम के साथ कर सकोगी। मैं इसे देख रही थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि जैसे पूरे कमरे की फिजा लरज रही हो।
मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले और वही आंसू मेरी जबान बन गए। वो मेरे हाँ के इशारे थे। मैं धीरे से इसका हाथ थाम गई। सलमान ने इत्मीनान से मेरी आंखों में देखा और सर हिलाकर कहा, अब तुम्हें किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हैरत और खुशी के समंदर में गर्क थी। ताया अबू और ताई अम्मी साकित खड़े थे। सोनिया की आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन सलमान ने किसी पर भी ध्यान ना दिया। इसने मेरा हाथ थामकर मुझे उठाया और बड़े वक़ार से कहा, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी खुशी सब तुम्हारे इंतजार में है। मैं कुछ बोल ना सकी, बस खामोशी से इसके साथ चल पड़ी। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद किसी ने मेरी जिंदगी को सहारा दे दिया हो और अंधेरी राहों के बाद रोशनी मेरे कदमों तले आ गई हो। इसके बाद सलमान ने मुझे अपने घर ले जाया, लेकिन इसने बिल्कुल भी देर ना की। सब कुछ जैसे पहले से तयशुदा था। हर कदम, हर लम्हा और हर फैसला यह ख्वाब की तरह हकीकत में बदल रहा था। रास्ते में सलमान बार बार फोन पर मसरूफ था। कभी किसी से बात कर रहा था, कभी किसी को हिदायत दे रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रहा है, मगर इसके चेहरे पर एक सुकून और इत्मीनान था, जैसे सब कुछ इसके कंट्रोल में हो। जब हम घर पहुंचे तो सब कुछ पहले से तैयार था। मौलवी साहब आ चुके थे, गवाह मौजूद थे और घर में हल्की रोशनियों से माहौल में एक पल सुकून भर गया था। सलमान ने दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही कहा, रेमोना, मैं तुम्हें इस घर में बगैर रिश्ते के एक लम्हे के लिए भी नहीं रखूंगा। मैं उसूलों का पाबंद हूँ। तुम्हारी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। तुम अभी कमरे में चलो, वहाँ एक औरत है जो तुम्हें तैयार करेगी। मैं बस इतना ही बोल सकी। इतनी जल्दी? इसने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ फैसले सोचने के लिए नहीं, करने के लिए होते हैं, और मैंने यह फैसला तुम्हारे बारे में बहुत पहले कर लिया था। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। आंखों में खुशी और अस्तरफ की मिलीजुली कैफियत थी, जिसे पूरी दुनिया रुक गई हो और ये लम्हा सिर्फ हमारा हो। मैं खामोशी से इस कमरे में चली गई जहाँ एक बापर्दा और नेक सूरत औरत बैठी हुई थी। इसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी घबराना नहीं, यह वक्त खुशी का है। वो मुझे सफेद लिबास में तैयार कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत में हो रहा है। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा कि मैं वही नहीं जो कल तक दूसरों के हुक्मों पर चलती थी। आज मैं एक नई जिंदगी के दिहाने पर खड़ी थी, एक नए आगाज की तरफ कदम बढ़ा रही थी। चंद लम्हों बाद मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। मैंने और सलमान ने कबूल किया और इस लम्हे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जिंदगी के सारे दुखों और बोझ किसी ने मेरे कंधों से उतार दिए हो। पहली बार मैंने खुद को मुकम्मल महफूज महसूस किया। निकाह के बाद वो मेरे सामने बैठा था। रात के 4 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और अंदर दिलों में एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। मैंने धीरे से इससे पूछा, तुमने मुझे कहाँ देखा था? वो मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें पहली बार इन जगहों के पास देखा था जहाँ तुम बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रही थी और हंस रही थी। मुझे बताया गया था कि वहाँ कुछ लोग नाजायज बैठे हैं, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो देखा कि वो लोग नाजायज नहीं बल्कि बेसहारा थे और इनके बीच एक रोशनी सी थी। वो रोशनी तुम ही थी। तुम्हें देखकर दिल बेचैन हो गया, ये सोच करके एक लड़की जो अपने पास कुछ नहीं रखती वो दूसरों के लिए इतना कुछ कर रही है। मैंने इसी वक्त तय कर लिया था कि तुम वो शख्सियत हो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर यह खुशी के आंसू थे। मैं खामोशी से इसके हाथ में हाथ डालकर सोच रही थी कि आज से मेरी जिंदगी वाकई बदल गई है और ये नया आगाज मेरी तकदीर के लिए एक नेमत से कम नहीं। वो आहिस्ता से बोला कि अगर किस्मत ने कभी मुझे मौका दिया तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बना लूंगा। फिर जब मैंने तुम्हारे घर के बारे में तहकीक की तो पता चला कि तुम इन लोगों के करीबी रिश्तेदार हो जो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आना चाहते थे। तब मेरे दिल में यह ख्याल आया कि शायद इसी बहाने तुमसे दोबारा मुलाकात हो जाए और फिर सब कुछ यूं हुआ जैसे कोई ऊपर बैठकर हर चीज को तरतीब दे रहा हो। मैं हैरत के समंदर में डूबी इसे देखती रही। वो बोलता जा रहा था और हर लफ्ज मेरे दिल पर नक्श होता जा रहा था। रिमोना, मुझे तुम्हारी जैसी औरत की तलाश थी। याद रखो, मैं सिर्फ एक मर्द नहीं हूँ, मैं एक जिम्मेदार इंसान भी हूँ, एक कमिश्नर हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसी औरत चाहिए थी जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, जो मेरे मकसद को समझ सके, जो मेरे साथ इस माशरे की बेहतरी के लिए लड़ सके। इसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मुझे एक ऐसी साथी चाहिए थी जो दूसरों का दर्द अपने दिल में महसूस करे, जो गरीबों को गले लगाने से हिचकिचाए नहीं, जो अपनी वजह से रोशनी फैला सके। और रेमोना,
मैंने ये सब कुछ तुम में देखा है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना ताकि हम दोनों मिलकर दुनिया में कुछ अच्छा सलूक करें। इसकी बातें सुनकर दिल जैसे बेख्तियार धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई बरसों पुराना खला अचानक भर गया हो। इसके बाद हमारी जिंदगी बदलने लगी। हर सुबह एक नया जज्बा, एक नई उम्मीद लेकर तुलू होती। हम दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहते। मैंने पहली बार जाना कि मोहब्बत सिर्फ बोले जाने वाले लफ्जों का नाम नहीं। मोहब्बत तो वह एहसास है जो किसी के ख्याल रखने, साथ निभाने और दिल से दिल जोड़ लेने में झलकता है। मेरी जिंदगी पहली बार इतनी मुकम्मल महसूस हुई थी। सलमान हमेशा कहता था, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे ख्वाब मेरे ख्वाब हैं। हम दोनों एक ही मकसद के मुसाफिर हैं। जब भी वो दफ्तर से वापस आता सबसे पहले मुझे बुलाता, चलो देखो आज हम किसकी मदद करनी है। कभी हम किसी मजदूर के घर जाते जहाँ बच्चे भूखे रहते, कभी किसी बीमार के लिए दवाई खरीदते, कभी किसी यतीम बच्चे की शादी का इंतजाम करते और कभी जगहों में रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम करते। मैं हमेशा इसके साथ जाती। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाता और मुस्कुराते हुए कहता, अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, तुम इस इलाके की माँ भी हो। मैं हैरान होती कि वही शख्स जो कभी मेरे मुकद्दर में नहीं था, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा और रहनुमा बन चुका है। हर दिन इसके साथ मुझे यह एहसास दिलाता कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमल और ख्याल रखने में झलकती है। हर काम, हर मुस्कुराहट, हर कुर्बानी हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमारी जिंदगी में रोशनी भरती है। आज वो मेरे लिए सिर्फ शौहर नहीं बल्कि मेरा आसरा, मेरा मान और मेरा सब कुछ बन चुका है। वो मुझे कभी ये एहसास नहीं होने देता कि मैं कमजोर हूँ या तन्हा हूँ। इसने मेरे लिए अपने घर के करीब एक छोटा सा दफ्तर बनवाया जहाँ मैं इन औरतों के लिए काम करती हूँ जो सिलाई कढ़ाई करके रोजी कमाती हैं। हम इनके बनाए हुए कपड़े बाजार में फरोख्त करवाते और इनकी मेहनत की पूरी कमाई इनके घरों तक पहुँचाते। वो औरतें अक्सर मेरी तरफ लपक कर रोती, बाजी हमने कभी किसी सरकारी आदमी को इतना रहम दिल नहीं देखा। इनकी आवाजों में सच्चाई होती और इनके आंसुओं ने मेरे दिल की गहराइयों तक रोशनी भरती थी। मैं अक्सर खामोशी से खुदा का शुक्र अदा करती कि आखिरकार जिंदगी ने मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रातों को जब हम दोनों थके हारे बैठे तो मैं इनके साथ लॉन में चहल कदमी करती। वो आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहता, रेमोना, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे मेरे अहदे से नहीं बल्कि मेरे कामों से याद करें। और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरा साथ देती रहो क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ बीवी नहीं, मेरा ईमान हो, मेरी दुआ हो, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मैं इसकी बातें सुनती और कभी मुस्कुरा देती, कभी बेख्तियार आंसू बह जाती। जिंदगी भी अजीब है, जिसने कभी मेरे हिस्से में सिर्फ रोने लिखे थे, आज वही जिंदगी मुझे मुस्कुराहटें लौटा रही थी। अब हर दिन मेरे लिए खुशियों का एक नया बाब बन जाता, हर सुबह उम्मीद का नया रंग ले आती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लड़की जो कभी दूसरों के दर पर काम करती थी, वो एक दिन दूसरों के लिए दरवाजे खोलेगी। जो कभी खुद सहारे तलाश करती फिरती थी, वो दूसरों के लोगों की जिंदगियों का सहारा बनेगी। सलमान के साथ मेरा हर लम्हा किसी खूबसूरत ख्वाब की ताबीर लगता। हर रास्ता रोशन था, हर चेहरा खुशी से धमकता था और मेरा दिल हर लम्हा कहता, शायद अब मेरी जिंदगी का असल सफर शुरू हुआ है। वो सफर जिसमें दुख नहीं सिर्फ मोहब्बत है, और ऐसी मोहब्बत जो हमेशा कायम रहने वाली है। और मेरे साथ जो लोग बुरा बर्ताव करते रहे थे, इसके साथ भी जिंदगी ने अपना दुरुस्त हिसाब दिखाया, जैसे एक मुकम्मल चक्कर पूरा होकर अपने अंजाम की तरफ मुड़ गया हो। एक दिन हमारे दरवाजे पर नौकर आया और बताया कि बाहर कुछ बुजुर्ग लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो रेमोना बीबी के घर वालों में से हैं। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और एक अजीब सा एहसास दिल में जाग उठा। वही लोग जिन्होंने कभी मेरे साथ जुल्म किया, मेरे ख्वाबों को तोड़ा और मेरे वजूद को मिट्टी में मिला दिया था, अब सामने थे। मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई, लेकिन सलमान ने मेरी तरफ देखकर कहा, बुलाओ, अंदर देखते हैं कि कौन आया है। जब वो अंदर आए तो मैंने देखा कि वो ताई अम्मी और ताया अब्बू थे। इनके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे, आंखें नम थी और दिल में खौफ पछतावे का मिला जुला तासिर था। सलमान ने अदब से इनका सलाम किया और बिठा दिया। ताया अब्बू ने धीमी आवाज में कहा, हम बहुत शर्मिंदा हैं बेटी, हमें तुमसे माफी मांगनी है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमारी बेटी सोनिया किसी के साथ भाग गई है और अब इसका फोन बंद है। हम लोग बहुत परेशान हैं। सुना है वो लाहौर की किसी इलाके में देखी गई है, मगर अब कुछ पता नहीं चल रहा। हमने रिश्तेदारों से भी पूछा, मगर सब बेबस है। अगर तुम लोग हमारी मदद कर दो
तो हम हमेशा के लिए तुम्हारा एहसानमंद रहेंगे। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे माजी के जख्मों में जा गिरा उठा। मैंने इनके चेहरे देखे, वही चेहरे जिन्होंने कभी मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं किया, और वही आंखें जो आज पछतावे से भर गई थी। ताई अम्मी के आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। वो बार बार अपने दुपट्टे से आंसू पोंछती रही। मैंने खामोशी से इनके सामने पानी का गिलास रखा और नरम लहजे में कहा, ताई अम्मी आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मेरी माँ की तरह हैं और मैंने कभी आपसे शिकवा नहीं किया। सलमान मेरे साथ बैठा हुआ था और इसकी आंखों में एतमाद और सुकून झलक रहा था। मैंने महसूस किया कि अब माजी के सारे जख्म धीरे धीरे भरने लगे हैं और एक नई शुरुआत की हवा मेरे दिल में सरवर भरी। सलमान ने नरमी और एतमाद के साथ कहा, आप परेशान ना हो, मैं अपने ताल्लुकात और भरोसेमंद लोगों से मदद लूंगा। ऐसे लोग ही लोकेशन मालूम कर सकते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि सोनिया को ढूंढ लिया जाए। सलमान ने फौरन अपने चंद मुताबिक लोगों से राबिता किया। फोन पर बात करते हुए इसका लहजा संजीदा और परअज़म था। इसने कहा, लाहौर के इलाके में एक लड़की की तलाश है। मुमकिन हो तो इसका आखिरी फोन लोकेशन निकलवाई जाए ताकि हमें पता चल सके कि वो कहाँ है। 2 दिन बाद खबर आई कि एक टीम खाने के करीब एक लड़की देखी गई है जिसकी हालत बहुत खराब थी। सलमान फौरन गाड़ी में बैठा और हम लाहौर के लिए रवाना हो गए। जब हम वहां पहुंचे तो मंजर देखकर मेरा दिल जैसे फट गया। सोनिया जमीन पर बैठी थी। इसके कपड़े मेलों से भरे, बाल उलझे हुए और चेहरों पर खौफ और खालीपन नुमायां था। मैंने फौरन पहचान लिया, वही सोनिया जो कभी गुरूर में डूबी रहती और मुझे कमतर समझती थी, आज जिंदगी की शिकस्त और तन्हाई में गुम थी। मैं इसके करीब गई लेकिन इसने नजरें झुका ली। मैंने इसे गले से लगाया मगर वो बिल्कुल खामोश रही, जैसे इसके अंदर की आवाज मर चुकी हो। ताई अम्मी इसे देखकर रोने लगी और अपनी गलतियों का एतराफ करते हुए कहा, यह सब मेरे किए का अंजाम है। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, इसलिए आज मेरी बेटी का यह हाल है। मैंने इनके कंधे पर हल्का हाथ रखा और कहा, ताई अम्मी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि वक्त हमेशा एक दिन पलट कर आता है। मैंने इन्हें तसल्ली दी और कहा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो अपने दुख में टूट चुकी थी। सोनिया को घर वापस ले जाया गया लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही थी। इसकी आंखों में अब भी अजीब सा खौफ, हैरत और अंदर की खालीपन झलक रहा था। यह मंजर मुझे ये सिखा गया कि गुरूर, नखरे और खुद पसंदी एक दिन इंसान को तन्हा और शिकस्त खुर्दा कर देती हैं और वक्त हमेशा इंसाफ का सबक देता है। सोनिया अब किसी से बात नहीं करती थी, जैसे इसके अंदर सब कुछ खत्म हो गया हो। मैं कई बार इसके पास गई लेकिन वो खामोश रहती और नजरें झुकाई रहती। एक दिन सलमान ने नरमी से मुझसे कहा, रिमोना अब तुम बार बार वहां मत जाया करो, जितना हो सका हमने कर दिया है। कभी कभी कुछ लोग इतने बुरे हालत में फंस जाते हैं कि वक्त ही इनका इलाज कर सकता है, इंसान नहीं। मैंने खामोशी से सर झुका दिया क्योंकि वो मेरा शौहर था और इसकी बात मानना मेरा फर्ज था। इसके बाद मैंने खुद को अपने घर के कामों में मसरूफ कर लिया। अब मेरी जिंदगी में सुकून था। मैं माँ बन चुकी थी और मेरे घर में खुशियों का दौर शुरू हो गया था। मेरा बेटा मेरे लिए रोशनी की किरण था। जब मैं इसे अपनी गोद में लेती तो महसूस होता जैसे मेरी सारी तकलीफें और दर्द धोकर बह गए हों। सलमान भी पहले से ज्यादा नरम दिल और मोहब्बत भरा हो गया था। वो लोगों की मदद करता, गरीबों के लिए खाना तकसीम करता, इलाज करवाता और बच्चों को तालीम दिलवाता। इसके साथ रहकर मुझे लगता था जैसे मैंने अपनी जिंदगी का असल मकसद पा लिया हो। एक दिन शाम के वक्त जब मैं बदआमीरी में बैठी थी, सलमान मेरे पास आया, मुस्कुराकर बैठा और कहा, रेमोना देखो, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन कभी गुरूर मत करना क्योंकि सब कुछ बदलने में एक लम्हा लगता है। मैंने इसकी तरफ देखा, दिल से मुस्कुराई और कहा, अब मुझे यह बात समझ आ गई है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि जिंदगी में जो हम देते हैं वही वापस आता है और हर अमल का असर हमेशा हमारे साथ रहता है क्योंकि दुनिया गवाह है कि जो शख्स दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वह खुद इसी में गिरता है। सलमान ने मेरा हाथ थामा, नरमी और मोहब्बत से बोला, यही मेरी बीवी है, यही वो औरत है जिस पर मुझे ना फख्र है। इस लम्हे मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। दिल ही दिल में मैंने जिंदगी के हर तूफान के बाद मुझे मिले इस सुकून के लिए शुक्र अदा किया। मैंने सोचा कि कितने दुख और सदमे झेलने के बाद आखिरकार इंसाफ की रोशनी मेरे हिस्से में आई है। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, वो आज अपने अंजाम को पहुंच गई। जिंदगी ने मुझे सिखा दिया कि सब्र और ईमान के साथ कदम बढ़ाना ही कामयाबी की असल कुंजी है। मैंने अपने दिल में वादा किया कि अब मैं भी हमेशा मोहब्बत, इज्जत और इंसाफ के साथ जिया करूंगी, ना कि किसी के साथ बुरा बर्ताव करके अपना दिल भारी करूं।
इनके साथ वक्त ने जो कुछ भी किया, मैंने कभी इनके लिए बद्दुआ नहीं की। शायद इसलिए कुदरत ने मेरे हक में फैसला दिया। आज मैं अपने शौहर और बेटे के साथ खुश हूँ। मेरा घर दुआओं, मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ है। हर रोज कोई ना कोई मोहताज या गरीब हमारे दरवाजे पर आता है और सलमान अपनी मोहब्बत और खिदमत के जज्बे के साथ इनकी मदद करता है। मैं अपने बेटे को देखती हूँ और दिल ही दिल में दुआ करती हूँ कि वो बड़ा होकर अपने वालिद की तरह नेक और दूसरों के लिए मददगार इंसान बने। जिंदगी की कहानी ने अब एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। अब मेरे दिन दुआओं और सुकून से भरे हुए हैं और रातें सुकून व इत्मीनान से गुजरती हैं। माजी की तरह यादें कभी दिल को छू लेती हैं, मगर इनका असर अब मेरे हाल और मुस्तकबिल पर नहीं होता, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि इंसान की असल कामयाबी इसके किरदार में छुपी है, ना कि दौलत या रुतबे में। असल कदर इस बात में है कि वो दूसरों के साथ कैसा सलूक करता है। मैंने यह कीमती सबक अपनी जिंदगी के तजुर्बात से सीखा है। आज जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो एक मुतमईन, मजबूत और पुरसुकून औरत नजर आती है। वो रिमोना जो कभी तन्हा और बेसहारा थी, आज एक मुकम्मिल औरत है, एक मोहब्बत करने वाली बीवी है, एक माँ है और सबसे बढ़कर एक ऐसी इंसान है जो दूसरों के दुख समझती है और जानती है कि बुरा करने वालों के साथ बुरा जरूर वापस आता है। वक्त सबका हिसाब रखता है और एक दिन हर चीज अपनी जगह पर आ जाती है, अच्छा भी और बुरा भी। यही मेरी कहानी है, यही मेरी जिंदगी का हासिल है। नेकी कभी जाया नहीं जाती और बदी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमें बताएं कि आपको हमारी आज की ये सबक आमूज कहानी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। मजीद ऐसी मुतासिर कन कहानियां सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यकीन करें हर कहानी में एक सबक छुपा हुआ है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है।